Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. चैप्टर नंबर 10 रोटेशनल मैकेनिक्स। इसका जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। Question number 16. The surface density mass per unit area of a circular disc of radius a depends on the distance from the center as rho is equals to a plus br. Okay. Finds its moment of inertia about the line perpendicular to the plane of the disc through its center. तो इस केस में जो भी डिस्क दिया है उसकी डेंसिटी है वेरिएबल है। ओके और वो कैसे, देखिए सिचुएशन इज लाइक दिस वन। सो दिस इज अ एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द डिस्क। ओके और इस डिस्क का रेडियस कितना है विच इज इक्वल्स टू ए। ओके सो जैसे जैसे सेंटर से हम दूर जा रहे हैं ओके तो वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, और जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रहा है तो यहाँ पे उस पॉइंट पे डेंसिटी की वैल्यू बढ़ते जाएगा। ओके सो डेंसिटी इज इक्वल टू ए प्लस बी आर है, वेर ए एंड बी आर दी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल कौन है, सिर्फ आर है। अगर हम सेंटर पे लेते हैं तो डेंसिटी कितना होगा, आर की वैल्यू 0 होगा सेंटर पे, तो डेंसिटी की वैल्यू होगा सिर्फ ए। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेंटर से तो वैसे वैसे डेंसिटी की वैल्यू बढ़ते जाएगा और मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे रहेगा, रिम पे रहेगा। क्लियर? ओके अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना होगा। तो स्मॉल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके रिपीटेशन से पूरा डिस्क कवर होना चाहिए। तो स्मॉल एलिमेंट ये रिंग के फॉर्म में हम कंसिडर करेंगे। ओके सो लेट अस इमेजिन दैट एक रिंग मैं इमेजिन कर रहा हूँ जो कि x इतने डिस्टेंस पे है, x इतने डिस्टेंस पे है ओके और जिसका थिकनेस जो भी है वो dx है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या ले रहे हैं हम, x ले रहे हैं। तो डेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल अगर लेते हैं, सो डेंसिटी का इक्वेशन जो भी होगा सिर्फ r के जगह पे हम x लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी एक्स। ओके या आर डी आर भी ले सकते हो लेकिन कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डेंसिटी। गुड नेक्स्ट अब देखिए स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। स्मॉल एलिमेंट ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि जिसके रिपीटेशन से पूरा बॉडी कवर होना चाहिए। ओके तो वो रिंग की फॉर्म में है। अब इस रिंग का या स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट गिवन एक्सिस। तो उसके लिए हमें मास की जरूरत होगा। रिंग का मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मास ऑफ द रिंग इज इक्वल्स टू डेंसिटी ओके मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और एरिया कितना आएगा इसका, तो देखिए अगर इस रिंग को मैं कंसिडर करता हूँ तो इस रिंग का सर्कमफ्रेंस जो भी होगा 2πx होगा और इसका जो भी थिकनेस है वो dx है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2πx इंटू dx। ये होगा रिंग का मास। तो रो की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स 2πx dx। ये होगा मास ऑफ द रिंग। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है उस रिंग का। ओके तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए एज वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज इक्वल्स टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास होगा ये और डिस्टेंस कितना है उस रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन से x। सो यहाँ पे a प्लस बी एक्स 2πx dx इंटू ये होगा मास इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ओके तो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स 2πx स्क्वायर dx। इतना वैल्यू इसका आ गया। सॉरी यहाँ पे x क्यूब होगा क्योंकि ये x स्क्वायर है और यहाँ पे x है। अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग,
लेकिन हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क चाहिए। ओके, अगर होल डिस्क लेना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करते वक्त यहाँ पे लिमिट्स आएंगी, तो x की वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है, x की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है अगर यहाँ पे कंसिडर करें रिंग। अगर x की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, a हो सकता है अगर हम रिंग यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो। सो यहाँ पे इस केस में x वैरी फ्रॉम 0 टू a। ओके, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कितना होगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। ये वाला पूरा लिख लेते हैं। सो a प्लस बी एक्स ब्रैकेट में इंटू 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, सॉरी एक्स क्यूब डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस बी है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर a 2 पाई कॉमन निकलेगा, 2 पाई a कॉमन निकला है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एक्स क्यूब डी एक्स होगा प्लस 2 पाई b। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एक्स टू द पावर 4 dx dx। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना आना चाहिए, सो 2 पाई a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स टू द पावर 4 बाय 4। तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a टू द पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 पाई b इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या होगा, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5। अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते तो a टू द पावर 5 अपॉन 5 होगा। अब पूरे टर्म में से अगर हम 2 पाई को कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कैपिटल A स्मॉल a टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस इस साइड b इंटू a टू द पावर 5 अपॉन 5। सो दिस इज अ required answer. Question number 17. A particle of mass m is projected with a speed u, यानी इस पार्टिकल को हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी u at an angle theta with the horizontal. So this is the angle of projection which is equals to theta. Okay. Find the torque of the weight of particle about the point of projection when the particle is at a highest point. Okay, so ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। ओके, ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी इस पॉइंट पे टॉर्क कितना एक्ट होगा। ओके, व्हेन द पार्टिकल इज एट अ हाईएस्ट पॉइंट। सो हाईएस्ट पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, दिस इज दैट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, अब देखिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में सिर्फ उसका वेट एक्ट होगा। ओके, वेट एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, और वो वेट कितना एक्ट होता है, इट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। m इंटू जी, इतना वेट इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। क्लियर है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स हमें पता चल गया विच इज इक्वल्स टू mg। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल ये पता होना चाहिए। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो ये जो भी डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट द हाफ ऑफ द रेंज होगा। ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रेंज होता है तो रेंज का वैल्यू हमें पता है, इट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये वैल्यू हमें पता होता है। तो हाफ ऑफ द रेंज कितना होगा, r/2, यानी इसका जो भी हाफ वैल्यू होगा वो आधा रेंज होगा। दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द इनिशियल पॉइंट। तो टॉर्क की वैल्यू कितना होना चाहिए, सो टॉर्क इट इज इक्वल्स टू F क्रॉस R। ओके, F क्रॉस R होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू FR साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू ये 90 होना चाहिए, और साइन ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 1 होगा।
ओके, तो सिंपली F इंटू आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल्स टू फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, इट इज़ नथिंग बट द mg, और ये जो भी डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट कितना है r/2. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू mg इंटू आर की वैल्यू कितना है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ट्वाइस g r/2. ओके, तो 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया. अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, g गेट कैंसिल. सो फाइनल आंसर जो भी आएगा दिस इज इक्वल्स टू m u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2. Okay, so this is nothing but the torque acting about the point of projection when the particle is at a highest point, or due to what, due to its weight. अब इसको थोड़ा इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, अगर उसका यूज हम यहाँ पे करते हैं तो 2 गेट कैंसिल, तो फाइनल आंसर यहाँ पे बचेगा m u स्क्वायर sin theta into cos theta. So this is a required answer. Question number 18. A simple pendulum of length L is pulled aside to make an angle theta with the vertical. Find the magnitude of the torque of the weight W of the bob about the point of suspension. बहुत easy है. Okay. When is the torque 0? वो भी बहुत ईजी है. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. द सिचुएशन इज लाइक दिस वन. नाउ लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द रिजिड सपोर्ट और ये वर्टिकल लाइन है. ओके, पहले पेंडुलम यहाँ पे था जब वो स्टेबल था. हमने क्या किया, इस पेंडुलम को थोड़ा साइड में लेके आए. ओके, सो दैट दिस स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा. ये जो भी स्ट्रिंग है इसने यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल किया है थीटा. ओके, अब यहाँ पे अगर हम वेट की बात करते हैं तो जो भी वेट एक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, और वो उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, इट इज़ नथिंग बट द m इंटू जी. ओके, नीचे के डायरेक्शन में. अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन वो एंगल कितना बनाएगा यहाँ पे, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. ये जो भी लाइन है, ओके, दिस लाइन, तो इस लाइन के साथ इसका जो भी एंगल बनेगा यहाँ पे, दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये लाइन इसको पैरेलल है और ये एक ही लाइन है. सो ये एंगल इज इक्वल्स टू थीटा. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस mg का कंपोनेंट क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दिस वन अलोंग दिस डायरेक्शन. सो इट शुड बी इक्वल्स टू mg साइन थीटा. mg साइन थीटा. ओके, mg साइन थीटा. अब यहाँ पे सिंपली हमें ये इस डायरेक्शन में फोर्स पता चल गया. यहाँ से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी पता है, विच इज़ इक्वल्स टू L. ये दोनों चीज़ें हमें पता है, तो जस्ट टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस R है. ओके, सो F इस डायरेक्शन में कितना एक्ट हो रहा है, mg साइन थीटा. उससे पहले अगर हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला को हम एलेबरेट करते हैं तो यहाँ पे एफ आर साइन ऑफ फाई होना चाहिए, वेयर फाई इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन एफ एंड आर. अब यहाँ पे देखिए, सो ये जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस और ये फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है, तो इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री बन रहा है. तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो सिंपली यहाँ पे ये कितना होगा, एफ इंटू आर होगा. ओके, तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, mg साइन थीटा, और डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ जहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो, तो उन दोनों में डिस्टेंस है l, तो इंटू l. तो दिस इज इक्वल्स टू mg l साइन थीटा. इतना टॉर्क वहाँ पे एक्ट होना चाहिए. सो दिस इज इक्वल्स टू वेट इंटू L इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हो आप. mg को हम वेट करके रिप्रेजेंट करेंगे. सो इतना टॉर्क यहाँ पे एक्ट हो रहा है. ओके, तो इस पॉइंट पे जब इसको हमने असाइड किया विद द एंगल ऑफ थीटा. अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि टॉर्क कब जीरो होगा.
तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम कम होती जाएगी वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू कम कम होती जाएगा, और जैसे ही थीटा की वैल्यू जीरो होगा उस वक्त टॉर्क बिकम जीरो बिकॉज साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जब वो मीन पोजीशन पे रहेगा पेंडुलम मीन पोजीशन पे, तो उस वक्त टॉर्क एट मीन पोजीशन पे रहेगा, उस वक्त टॉर्क की वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो तो साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। When a force of 6 Newton is exerted at 30 degree to a wrench at a distance of 8 centimeter from the nut. Okay, this is that nut. Okay, और इस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि 8 सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस पे है, और जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, जिसने इस लाइन के साथ कितना एंगल किया है 30 डिग्री। ओके, ये एंगल बहुत बहुत मैटर करता है इस केस में। ओके, इट इज जस्ट एबल टू लूजन द नट। तो इतना फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं इस एंगल पे तो ये नट लूज हो जाएगा, यानी उसको सफिशिएंट टॉर्क मिल रहा है। ओके, सो व्हाट फोर्स F would be sufficient to loosen it if it acts perpendicularly to the wrench at 16 centimeter from the nut। अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं F इतना अमाउंट पे, ओके, जो कि 16 सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस पे है, और वो भी इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो कितना फोर्स अप्लाई करना होगा उस नट को लूज करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा यहाँ पे। कौन सा वाला फॉर्मूला? सर टॉर्क का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस R। What is F? It is the applied force. What is R? It is the distance between point of application of force और वो पॉइंट जहाँ पे टॉर्क एक्ट हो रहा है। ओके, इस पॉइंट पे टॉर्क एक्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों में का डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ओके, और सबसे पहले आपको ये भी देखना होगा कि इसने एंगल कितना किया है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ये है और जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, सॉरी, जो भी डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, इस डायरेक्शन में। अब ये दोनों जो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का जो भी टेल है वो यहाँ पे कवर हो रहा है, और इन दोनों में का एंगल कितना होगा? यहाँ पे 30 डिग्री होगा। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो दो वेक्टर में का एंगल हमें पता है। अब ये टॉर्क वाला जो भी फॉर्मूला है ये इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आया है। ओके, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आया है, अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर इनटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू। ओके, अब इन दो वेक्टर में का एंगल कितना है? यहाँ पे 30 डिग्री है, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो फोर्स की वैल्यू कितना अप्लाई कर रहे हैं हम? 6 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते तो 8 इंटू 10⁻⁻² होगा। ओके, इनटू साइन ऑफ 30 डिग्री होता है 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड टॉर्क है इस पॉइंट पे, तो वो कितना एग्जर्ट हो रहा है? इट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 24 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। सो इतना टॉर्क उस नट को लूज करने के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, इतना मिनिमम टॉर्क वहाँ पे उस नट को लूज करने के लिए चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अननोन अमाउंट ऑफ फोर्स। ओके, तो कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, सो दैट दिस नट गेट लूज, यानी उसको इतना ही टॉर्क मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला डबल से रिपीट करते हैं यहाँ पे। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस R, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। लेकिन सेकंड सिचुएशन में फोर्स कितना है? F है, और R की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। देखिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ टॉर्क जहाँ पे एक्ट हो रहा है। ओके, इन दोनों में का डिस्टेंस कितना है? 8 + 8 16 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले ये भी देखना है हमें कि फोर्स और ये डिस्टेंस, इन दोनों में एंगल कितना है? तो आंसर इज दैट 90 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री।
और साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो हम f को एज इट इज लिखेंगे, r की वैल्यू लिखेंगे हम 16 इंटू 10⁻⁻2 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ओके, और टॉर्क की जरूरत कितना है हमें, 24 इंटू 10⁻2 न्यूटन मीटर। सो यहाँ पे 24 इंटू 10⁻⁻2 लिख देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, 10⁻2 10⁻2 गेट कैंसिल, तो सीधा सीधा f की वैल्यू कितना आएगा, सो f इज इक्वल्स टू 24/16, 24/16 दिस इज इक्वल्स टू 1.5 न्यूटन। तो इस हमें यहाँ पे अगर 1.5 न्यूटन इतना ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये नट को सफिशिएंट टॉर्क मिल जाएगा सो दैट इट गेट लूज। ओके, सो फाइनल आंसर जो भी आ रहा है F इज इक्वल्स टू 1.5 न्यूटन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शोन इन फिगर अबाउट द पॉइंट O। ओके, सो दिस इज द पॉइंट O। इस पॉइंट पे टोटल कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। So this is the first force, this one is the second force, this one is the third force and this one is the fourth force. Okay, total कितने forces act हो रहे हैं, 4 forces act हो रहे हैं। तो इस force की वजह से about point O कुछ ना कुछ torque act होगा, उसको हम torque 1 कहेंगे। इस force की वजह से कुछ ना कुछ torque यहाँ पे act होगा, उसको हम torque 2 कहेंगे। इस force की वजह से यहाँ पे force act होगा, torque act होगा इस point पे, उसको हम torque 3 कहेंगे। और यहाँ पे इसकी वजह से जो भी टॉर्क एक्ट हो रहा है उसको हम टॉर्क 4 कहेंगे। सो नेट टॉर्क जो भी होगा, दिस नेट टॉर्क इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दिस ऑल टॉर्क। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि किस फोर्स की वजह से टॉर्क जो भी एक्ट हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। देखिए, इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, इस फोर्स की वजह से जो भी टॉर्क एक्ट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ओके, सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। इसकी वजह से जो भी टॉर्क एक्ट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसको वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा। उसी तरह इसकी वजह से जो भी टॉर्क होगा वो उसकी वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे यहाँ पे। और इसकी वजह से जो भी, इस फोर्स की वजह से जो भी टॉर्क इस पॉइंट पे एक्ट होगा इट इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो टॉप 1 और टॉप 3 ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। और ये जो भी टॉर्क 4 है इसकी वजह से जो भी टॉर्क एक्ट हो रहा है इट इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे कुछ देर के लिए, और इन दोनों की वजह से जो भी टॉर्क एक्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा, सो टॉप 1 प्लस टॉप 2 माइनस, ओके ये भी प्लस होगा, टॉर्क 3 माइनस टॉर्क 4, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। और ये जो भी है, T2 जो भी है ये 0 होगा। ओके, अब 1 बाय 1 हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं टॉर्क 1, T1 की वैल्यू कितना होगा। सो T1 इट इज इक्वल्स टू, इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो फार्मूला भी यूज करेंगे F क्रॉस R। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स कितना है 15 न्यूटन, इनटू डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 इनटू, अब ये दोनों वेक्टर में का एंगल कितना होगा। अब ये एंगल निकालते वक्त बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन हमें यहाँ पे नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है, देखिए, सो इस वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों के हेड यहाँ पे टच में हो गए, कांटेक्ट में आ गए, तो ये एंगल जो भी बनेगा ये 37 डिग्री होगा, और साइन ऑफ 37 डिग्री होता है 3/5। ओके, सो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3
15 डिवाइडेड बाय 5 3 होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये होता है 56 इंटू 10⁻², तो आंसर होगा 0.56 न्यूटन मीटर। सो ये होगा टॉर्क 1। इसी तरह टॉर्क 2 फाइंड आउट करेंगे। सो टॉर्क 2 जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर। ओके, एफ की वैल्यू कितना है 5 न्यूटन है, आर की वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है, 3 इंटू 10⁻²। इंटू, अब देखिए ये जो भी वेक्टर है अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में और ये डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों में का एंगल कितना होगा 0 और साइन ऑफ 0 कितना होता है 0। सो देयरफॉर टॉर्क 2 की वैल्यू जो भी आएगा इट इज इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा था कि टॉर्क 2 की वैल्यू 0 होगा, सिर्फ मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है यहाँ पे, आप डायरेक्ट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉर्क 3, थर्ड फोर्स की वजह से कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अक्सर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जो भी एंगल है दो वेक्टर में का वो एंगल सही तरह से कैलकुलेट करते आना चाहिए। एक वेक्टर है ऐसा, दूसरा वेक्टर है ऐसा, इसमें एंगल दिया है 150 डिग्री। क्या ये दोनों वेक्टर्स के जो भी टेल है वो एक ही पॉइंट पे आ गए क्या? द आंसर इज दैट नॉट। तो हम इस वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे, कुछ इस तरीके का ड्रॉ करेंगे। ओके, लाइक दिस वन। अब ऐसे करने के बाद अगर ये एंगल 150 डिग्री है तो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री बनना चाहिए। ओके, सो टॉर्क 3 इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू कितना है 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री होता है 1/2। दिस इज इक्वल्स टू ये होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² यानी 0.4 न्यूटन मीटर। ये होगा टॉर्क 3। अब टॉर्क 4 कितना होगा? देखिए यहाँ पे सीधा सीधा वेक्टर्स, दो वेक्टर्स में का एंगल जो भी है 90 डिग्री है। सो टॉर्क 4 इट इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर। तो एफ आर साइन ऑफ थीटा, एफ की वैल्यू कितना है 4 न्यूटन है मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 यहाँ पे 10 न्यूटन है। दिस इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻² इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री होता है 1। सो दिस इज अगेन इक्वल्स टू ये 40 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² यानी 0.4 न्यूटन मीटर। ओके, अब देखिए जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे तो दिस इज इक्वल्स टू टॉर्क 1 की वैल्यू कितना आ गया है 0.56 प्लस टॉर्क 2 की वैल्यू कितना आ गया है, सो T2 की वैल्यू है 0 प्लस थर्ड टॉर्क T3 कितना आ गया टॉर्क 3 0.4 माइनस T4 कितना आ गया 0.4, तो 0.4 जीरो हो जाएगा। फाइनल आंसर जो भी आएगा दिस इज इक्वल्स टू 0.56 न्यूटन मीटर। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का याद रखना है कि दो वेक्टर में का एंगल आपको निकालते आना चाहिए और कितने टॉर्क्स क्लॉकवाइज है कितने टॉर्क्स एंटी क्लॉकवाइज है, एक बार हमें पता चल गया तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। तब तक के लिए बाय बाय।